तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर? मिनरल्स एंड ओर के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑल ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, सब के सब ओर्स जो है वो मिनरल है, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be economically and easily extracted are called ores, ठीक है। those minerals from which metal can be economically and easily extracted are called ore, यानी जिससे हम आसानी से और इकोनॉमिकली मेटल सेपरेट कर सके वो कहलाता है हमारा क्या? सब के सब मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं हो सकते, लेकिन सब के सब ओर्स जो हैं वो मिनरल होंगे। जैसे आप घर के आसपास भी देखेंगे ना कि उसमें कुछ अमाउंट में अबरक वगैरह मिल जाएगा या कि फिर कुछ अमाउंट में आयरन भी मिल जाएगा। तो मेटल तो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो उसको हम उस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वांटिटी जो है उसका जो अकरेंस है या उसका जो प्रेजेंस है उसमें इतने कम अमाउंट में है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको वहां से निकालना हमारा जो यूटिलाइजेशन है उससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इकोनॉमिकली एंड इजीली, इजीली कहने का मतलब कि उसको सेपरेट करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि वाटर H2O हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज होता है, तो हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल की तरह, यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन इस हाइड्रोजन को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं आसानी से, ठीक है, इसलिए इसको हम फ्यूल के तौर पे यूज नहीं कर पाते। अगर इसको सेपरेट करने का प्रोसेस होता तो यहीं पे हमको हाइड्रोजन भी मिल जाता, यहीं पे ऑक्सीजन भी मिल जाता, और दोनों का यूज करके फिर से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो इकोनॉमिकली एंड इजिली मेटल जो है अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं किसी मिनरल से तो वो ओर कहलाएगा, अगर नहीं कर पाते तो वो मिनरल्स तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, सब के सब मिनरल्स जो होंगे वो ओर नहीं होंगे, ठीक है। ओर्स एंड मिनरल्स में आपको समझ में आ गया कि डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद दो चार टर्म और है तो उसको भी देखते हैं। गैंग, और आप बोलिए इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ाए थे मैटर में, गैंग्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इम्प्योरिटीज। यस सर, इम्प्योरिटीज। हाँ, रेसिड्यू मत बोलिए, इम्प्योरिटीज। रेसिड्यू का मतलब होता है कि जो बचा हुआ, छोड़ा हुआ, तो उसमें बचता थोड़ी है, बचा हुआ पार्ट तो हम यूटिलाइज करते हैं। इम्प्योरिटीज को पहले धीरे धीरे सेपरेट करते हैं, हर एक प्रोसेस में इम्प्योरिटी को हटाने का कोशिश करते हैं। तो जो ये जनरली जो टर्म है गैंग या मैट्रिक्स, वो अर्थी इम्प्योरिटीज से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे सैंड हो गया, सिलिका हो गया, फिर आपका क्ले हो गया, फिर जो आपका क्या बोलते हैं रेत हो गया, ये सब जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। तो और जो है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ है, ओर्स आर एसोसिएटेड विथ अर्थी इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, आपका सैंड आ गया, रॉक्स आ गया, लाइमस्टोन आ गया, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है फ्लक्स। ये क्या होता है, फ्लक्स आर द कंटेनर
कंटेनर, नो, बिल्कुल गलत। फ्लक्स जो होता है, ये फ्लक्स जो होगा, ए सब्सटेंस एडेड टू और टू रिमूव इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में फ्लक्स के रूप में किसका यूज करते हैं? लाइमस्टोन का ना, चूना का, चूना पत्थर, Yes, sir. CaCO3 या CaO, लाइमस्टोन का यूज करते हैं, चूना पत्थर का यूज करते हैं। क्या चीज के लिए? इम्प्यूरिटीज को ट्रैप करने के लिए, इम्प्यूरिटीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गया? ए सब्सटेंस एडेड टू और टू रिमूव इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को का दो कैटेगरी होता है। फ्लक्स को जो है हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये नया चीज बता रहे हैं, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स। अब एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स में अंतर क्या है? एसिडिक फ्लक्स जो है वो क्या करेगा? बेसिक इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स जो है वो बेसिक इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा, और बेसिक फ्लक्स जो क्या है वो एसिडिक इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा। कैसे होता है? तो देखिए, अब यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं SiO2 को। ये इम्प्यूरिटी होता है कहाँ पे? आयरन में। ये इम्प्यूरिटी होता है आयरन में, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे आयरन ही आपको इम्प्यूरिटी के फॉर्म में, कुछ मेटल जो है जिनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें आयरन वगैरह, दूसरे मेटल आयरन वगैरह की भी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है, तो वो वहाँ पे इम्प्यूरिटी के फॉर्म में है। ठीक है, तो उनको वहां से हमको आयरन का जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो वहां पे हम SiO2 का यूज करते हैं। तो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में अगर जो पाया गया, तो आयरन ऑक्साइड क्या हुआ? बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर है तो हमको वहां पे एसिडिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा उसको कैप्चर करने के लिए, यानी उसको रिमूव कराने के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसको। जैसे देखिए, SiO2 डाला हमने, इम्प्यूरिटीज क्या है? FeO, आयरन ऑक्साइड है मान लीजिए, तो ये क्या होगा? ये बना देगा आपको फेरस सिलिकेट, FeSiO3। इसको बोलते हैं फेरस सिलिकेट, FeSiO3। फेरस सिलिकेट। ठीक है, तो ये क्या किया? इस इम्प्यूरिटीज को, ये इम्प्यूरिटीज है, ये इम्प्यूरिटीज को इसने क्या किया? इसको ट्रैप कर लिया। ठीक है, और ये क्या होगा? फेरस सिलिकेट बना लिया, ये स्लैग बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? वहां पे सेपरेट कर देते हैं, अलग हटा देते हैं। लेकिन जब बेसिक इम्प्यूरिटी यानी खुद SiO2, ठीक है, ये इम्प्यूरिटीज है, आयरन में ये इम्प्यूरिटीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो हमको इसी को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं, CaCO3। अब CaCO3 जो यूज करेंगे तो ये क्या होगा? जब ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा क्या? स्लैग के फॉर्म में SiO3 प्लस CO2। तो CO2 तो गैस है, ये बाहर धीरे से ऊपर निकल जाएगा गैसियस। और ये क्या है? ये स्लैग के फॉर्म में, यानी जो जिसको मतलब इम्प्यूरिटी के फॉर्म में जो हमारा आयरन होता है, आयरन के ऊपर जो है तैरते रहेगा। तो उसको हम लोग वहां से स्लैग होल से बाहर निकाल लेते हैं और हर्थ से आयरन बाहर निकाल लेते हैं।
तो स्लैग हमने फ्लक्स हमने कितने तरह का पढ़ा? दो तरह का, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स इज यूटिलाइज्ड टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी एंड बेसिक फ्लक्स आर यूटिलाइज्ड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो स्लैग क्या है? अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म आया वो है स्लैग। व्हाट इज स्लैग? फ्लक्स और गैंग जब रिएक्ट करेंगे, फ्लक्स और मैट्रिक्स जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? स्लैग बनेगा। ठीक है, तो स्लैग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग विथ फ्लक्स इन और फॉर्म्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ए फ्यूजिबल मटेरियल बनाता है। उस मटेरियल को ही हम लोग क्या करते हैं? स्लैग करते हैं। When flux combine with gang, it form a fusible material. That material is known as slag. और उस slag को हम लोग क्या करते हैं? वहां से मेटल से सेपरेट कर लेते हैं, और ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट या प्रोसीजर है। ठीक है, तो अभी बताए हैं आयरन के सेपरेशन में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग जो बनता है, उस स्लैग का नाम बताइए और केमिकल फार्मूला बताइए उसका। जो नहीं आता है भूल गए वो लिखते भी जाओ। वहां पे हमने यूज किया था CaCO3 एज ए फ्लक्स। उसके बाद इम्प्योरिटी और गैंग क्या था? SiO2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? फ्लक्स। और ये क्या हो गया? इम्प्योरिटी। फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज मिला तो बनाया क्या? स्लैग। CaSiO3, ये स्लैग बन गया। तो इसको बोलते क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बन गया, क्या? स्लैग बन गया। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन, आयरन को अपने अपने उसके ऑक्साइड फॉर्म से जो हम उसको सेपरेट करते हैं, यानी उसका जो रिडक्शन कराते हैं कार्बन से, वो रिएक्शन किसको किसको याद है? जो ओर होता है ऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो जनरली हम इंडिया में हेमेटाइट ज्यादा पाया जाता है। तो स्लैग तो आपने देख लिया कि स्लैग का फॉर्मूला क्या है। तो Fe2O3 इस फॉर्म में हेमेटाइट ऑक्साइड फॉर्म में आपको मिलेगा। जब हम वहां पे क्या कर देंगे? रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन करने के पश्चात, रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन जब हम कर दिए, प्रोसेस रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन कंप्लीट किए, उसके बाद जो हमारा ओर मिला वो इस ऑक्साइड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से हमको इस ऑक्सीजन को हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोक यानी कार्बन का यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए वहां पे क्या होता है, यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं। पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? Fe3O4। कौन कौन सा यूटिलाइज होता है? कार्बन यूटिलाइज होगा, CO यूटिलाइज होगा। कार्बन भी ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस करता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करता है। तो ये क्या करेगा? अब ये देखते हैं। Fe2O3 प्लस C, कार्बन है, कार्बन से तो ये बनेगा क्या? फिर Fe3 में कन्वर्ट होगा, O4 में कन्वर्ट होगा, प्लस CO, कार्बन मोनो। इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये 6 आयरन 9, 8 और एक 9, कार्बन 1 कार्बन 1। ठीक है,
अब ये हो गया, तो ये क्या किया, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुए CO में, और ये जो है FeO3 जो है Fe2O3 जो है वो कन्वर्ट हो गया Fe3O4। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए अब इसको कार्बन अब मान लीजिए ये Fe3O4 ही होता और यहाँ पे इसको मोनोऑक्साइड मिलता प्लस CO, यहाँ भी वही चीज होता Fe3O4 प्लस CO2, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके पास पहले से था, एक और ले लिया CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो CO2 में कन्वर्ट हो गया तो गैस बाहर निकल जाएगा और बच क्या जाएगा Fe3O4। तो यहाँ पे इसको C मिले या CO मिले, ये कन्वर्ट किस में होगा, Fe3O4 में, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन स्टेप हुआ। अब ये Fe3O4 जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब इसमें क्या होगा, तो हमारे पास अब क्या हो गया था, अब ये ऑक्सीडाइज होके इस फॉर्म में आ गया Fe3O4 में। अब यहाँ पे इसको फिर अगर कार्बन मिल जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Fe, या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा क्या चीज में, Fe प्लस CO2। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे ये दीजिए, 3 यहाँ पे ये दीजिए, 4 कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको भी यहाँ पे 4 कार्बन लगेगा और यहाँ जो आएगा 3 और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये बैलेंस भी हो गया। तो क्या हो रहा है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से Fe2O3 पहले Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Fe3O4 कार्बन या मोनोऑक्साइड से फिर से रिड्यूस होके क्या आयरन में कन्वर्ट हो जाता। तो ये 4 रिएक्शन है जो कि उस जो लॉ एस्क का जो रिडक्शन होता है, यानी जो आयरन ओर का जो रिडक्शन होता है उसमें ये चारों रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये रिडक्शन कैसे है, देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन इधर को शिफ्ट हो रहा है, इससे Fe3O4 का रिडक्शन किस में हो रहा है, Fe में हो रहा है। क्यों, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हटके क्या कहाँ जा रहा है, कार्बन के साथ जा रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये Fe3O4 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का कहीं से रिमूव होना जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहीं पे ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे पूछेगा कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो Fe3O4 रिड्यूस हो रहा है। ऐसा मत बोलना कि आयरन रिड्यूस हो रहा है, आयरन में रिड्यूस हो रहा है, जो रिएक्टेंट होता है उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है, प्रोडक्ट का नहीं। ठीक है, आपको रिएक्शन बता दिए, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। तो हम पूरे के पूरे जो आयरन के एक्सट्रैक्शन को 3 उसमें बांट सकते हैं। पहला, और इसी में स्मेल्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में सारा का सारा उसको मेल्ट कराते हैं, ओर को ऑक्साइड, उसमें ऑक्साइड फॉर्म का जो ओर होता है उसको मेल्टिंग कराते हैं और वहां से उसको क्या करें, रिडक्शन करवाते हैं। तो 3 स्टेप में हम इसका वो करते हैं। पहला, ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर का ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने का मतलब क्या होता है कि उसको एक बराबर टुकड़े में पहले तोड़ना ताकि उसको फिर डस्ट में पाउडर में बदल सके, उसके बाद उसका क्रशिंग करना, क्रशिंग तो करेंगे उसी में, उसके बाद ग्राइंडिंग करना, क्रशिंग करके हम उसको एक बराबर टुकड़े में बदलते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करते हैं, यानी ग्राइंडिंग करने का मतलब उसको पाउडर में बदलना। ठीक है, उसके बाद उसको जो है वाटर के साथ, उसको वाटर प्रेशर में उसको वॉश करना ताकि जो कि इम्प्योरिटी क्लेज वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, जो वाटर डिजॉल्विंग इम्प्योरिटीज हैं उसको वहां से आसानी से सेपरेट किया जा सके।
ठीक, तो ये हो गया ड्रेसिंग में, इतना काम करते हैं। तो और उसके बाद क्या हो जाता है, आपको गीला हो गया, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी आ गई है, कुछ वाटर कंटेंट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर हीट करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हीट करने का दो प्रोसेस है, वो नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज यानी और किस तरह के का क्या है, उसमें इम्प्यूरिटीज कौन से हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे। दोनों दो तरह के प्रोसेस हैं, और दोनों में क्या है, बस अंतर क्या है, एक जगह हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई रखते हैं, और एक जगह हम ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई रखते हैं। तो देखिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग जो होता है, हम वैसे और क्या करते हैं जिसमें सल्फाइड पाया जाता है, यानी और यानी मेटल जो अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, उसका हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन के सप्लाई में उसको हीट करते हैं, कहाँ तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक। अब वो क्या होगा कि जो सल्फर है, साइनाइड है, फास्फोरस है, ये सब क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गैसियस स्टेट में वहां से गायब हो जाएगा। और जो वोलेटाइल मटेरियल है, यानी जिसको हम हीट देंगे तो वो गैसियस सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा, और मॉइस्चर भी यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो और इस कंडीशन में और जो है, और खासकर उसमें जो मेटल है वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में रह गए, ठीक है, रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन किस ओर का करेंगे, कार्बोनेट ओर जो होते हैं उनका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो लिमिटेड रखते हैं, यानी कम सप्लाई रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो जो कार्बोनेट है CO3 वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में, और वो वहां से क्या होता है, गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वहां से निकल जाता है, और जो हमारा जो मेटल है वो ऑक्साइड के फॉर्म में वहां पे रह जाता है। अब उस ऑक्साइड को, यानी सेकेंड स्टेप के बाद जो हमको ओर मिला, वो क्या है, वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी हो सकती हैं, पूरे का पूरे इम्प्यूरिटीज हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी फिजिकल मेथड से पूरे का पूरा इम्प्यूरिटीज हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें कुछ अभी भी इम्प्यूरिटीज होंगे, लेकिन ये लगभग 80% से ऊपर जो है इसका कंसंट्रेशन अब हो चुका हो, इम्प्यूरिटी इसमें, और 90% के करीब करीब ये पहुंच चुका हो। यहां से अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस का इसके बाद यूटिलाइज करते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पे हम लोग उसको हीट करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, यानी यहाँ पे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक हीट करते हैं ताकि वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते होते उसका हम लोग रिडक्शन भी करा देते हैं, यानी वहां से ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव करा दिया, ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया। अब जो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, वो ऑक्सीजन का क्या होगा कि यहाँ पे वो ऑक्सीजन को कौन पकड़ लेगा, कार्बन पकड़ लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो गैसियस स्टेट में वहां से निकल जाएगा। तो लिक्विड स्टेट में जब पूरा जब हम आयरन को पिघला देते हैं, जब लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है इम्प्यूरिटी से, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और इम्प्यूरिटी उसके ऊपर लेयर बना लेगा, ठीक है। वहां से इम्प्यूरिटीज को हम लोग वहां से सेपरेट आउट कर देंगे स्लैग होल से, और जो हर्थ का होल होता है जो नीचे जो ब्लास्ट फर्नेस में, वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, मेटल को जो है अपने जिस शेप में फाइंड आउट करना है वैसे वाले मोल्ड में डाल लेते हैं, और वो ऐसे उसको फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जमने के लिए छोड़ देते हैं। इतना चीज समझ में आया, ओवरऑल ओर है, ठीक है। इसमें जितने भी ये मेटल आप देख रहे हैं जो नेचर में कॉन्सेंट ज्यादा पाए जाते हैं, या जिनका हम लोग लगभग ज्यादा यूटिलाइजेशन भी पड़ता है, इनको हमने रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा
मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और तीसरा लेस रिएक्टिव। यानी इनको हम लोगों को रिडक्शन करने का प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पा जाते। ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपको गैंग वगैरह हो सकते हैं, सिलिका वगैरह हो सकते हैं, क्ले वगैरह हो सकते हैं। तो इनको डायरेक्ट जो है कंसंट्रेट करके, कंसंट्रेशन इनका और का करके इनको डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग वो करते हैं। दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ये ऑक्साइड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड प्रोसेस करने के बाद, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इनको कार्बन के द्वारा या सेल्फ रिडक्शन के द्वारा, इन सब मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे देखिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का यहाँ पे देखिए जिंक, Fe यानी आयरन, Pb, लेड, Cu, कॉपर, इनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनका कार्बन रिडक्शन करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं हम लोग, उस ऑक्साइड फॉर्म से जो हम लोग स्मेल्टिंग में से पहले ऑक्साइड फॉर्म जो स्मेल्टिंग में ले जाते हैं यूज करने के लिए, तो वहां पे उस ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर करना है। तो उस ऑक्सीजन को वहां से रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है कार्बन, यानी कोक के फॉर्म। तो वो कोक किसमें, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कॉपर था हमारा, तो कॉपर और लेड में हम लोग सेल्फ रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं, उनमें सेल्फ रिडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। और ये सब क्या है, ये जो है वो मॉडरेटली, यानी ना तो ज्यादा ही रिएक्टिव है और ना बिल्कुल कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो इनको किसी और जो मतलब इनको सिंपल रिडक्शन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग रिडक्शन इनका करवा देते हैं और वहां से हमको मेटल मिल जाता है। ठीक, अब यही देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल जो है, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे ये वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इनको जो है हम लोग को प्योर फॉर्म में पाने के लिए, इनको इनके ऑक्साइड फॉर्म से अलग करने के लिए इनका जो रिडक्शन हमको कराना पड़ता है वो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराने पे क्या होता है, वहां पे मेटल तो प्योर मिलेगा, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड कंपाउंड, जो इनका ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड जो इनका होगा, वो कंपैरेटिवली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होता है। तो उनको उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, यानी उन्हें उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी मेटल को वहां से हटाने के लिए, ऑक्सीजन को उस कॉम्बिनेशन से रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी का ज्यादा जरूरत पड़ता है। और वो एनर्जी हम लोग कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ करेंट, और हम लोग वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो इसको साइनाइड प्रोसेस से हम लोग इजिली आराम सेपरेट कर पाते हैं। जो लेस रिएक्टिव है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, उसे कार्बन या सेल्फ रिडक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये तीनों कैटेगरी समझ में आया। तो ये जो तीनों रिडक्शन है क्यों ऐसा होता है, तो देखिए जो लेस रिएक्टिव है वो तो जनरली रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा भी तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव है
वो जो उनका जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते, वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे और उनके बीच का जो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ यानी वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में जो स्टेबल बनाते हैं, कुछ लो रिएक्टिव मेटल से स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो उनका जो रिडक्शन करने के लिए हमको कोई ना कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि उस ऑक्सीजन को उस जो है वो ले सके वहां से। और जो हाईली रिएक्टिव होता है वो उनका जो ऑक्साइड होता है वो स्टेबल ऑक्साइड होता है काफी, तो उसको रिड्यूस कराने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इसका रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है। हमने बताया था आयरन के बारे में। आयरन से क्या, कार्बन जो है ऑक्सीजन लेके रिएक्ट करके सीओ में बदल जा रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा था और वहां से हमको आयरन मिल जा रहा था। वही जो टीन के केस में होता है, एसएन के केस में, वो वहां भी यही कंडीशन है कि टीन से वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड टीन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और टीन यहाँ से हमको मिल जाता है। तो और कॉपर वगैरह में क्या होता है, कॉपर वगैरह में जब वो कॉपर जो है सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ हम उसको हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में। और फिर वो कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो वो क्या करते हैं, कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करता है, CuS से रिएक्ट करेगा तो वो वहां पे क्या करता है, एस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है सल्फर और SO2 बना देता है और यहाँ पे Cu वहां पे अलग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्यों, क्योंकि कॉपर जो है CuS वो पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है, और वो कॉपर ऑक्साइड फिर इस कॉपर CuS को फिर रिड्यूस कर दिया किसमें, कॉपर में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। लेड का भी ऐसे ही सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से होता है। PbS ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, लेड ऑक्साइड बनाया, लेड ऑक्साइड फिर PbS को रिड्यूस कर दिया, वहां से Pb हमको मिल गया, लेड मिल गया और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो गया, ठीक है। बाकी जो मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको क्या करना पड़ता है, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करना पड़ता है, रिडक्शन इनका करना पड़ता है। बाकी जो है उनका साइनाइडिंग करते हैं, साइनाइडिंग के द्वारा वो वहां से हमको रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उनका एक्सट्रैक्शन किस किस मेथड से और क्यों करते हैं ये समझ में आया। जैसे अभी आयरन का आपको बताए हैं वैसे ही कल आपको एल्युमिनियम का बताएंगे कि एल्युमिनियम में कौन कौन सा रिएक्शन होता है, हेल मेथड क्या है। ये ओवरव्यू आपको पूरा का पूरा दे दिया कि जितने भी मेटल हैं आप उस बेसिस पे जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो जवाब दे पाएंगे, और सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा। कल थोड़ा एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन देख के आइएगा जो बताए थे, उससे एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं। हेल हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, लीचिंग क्या है। एक एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन है जहां पे हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है ओर का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ाते हैं, इनरिचमेंट जो करते हैं ओर का कॉन्सेंट्रेशन, उसमें एक लीचिंग प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग केमिकल मेथड है वो केमिकल यूटिलाइज करते हैं और उसी के द्वारा हम लोग उसको वहां पे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। तो उस प्रोसेस को थोड़ा आप लोग पढ़ के आइएगा, इसमें रिएक्शंस ज्यादा है तो वो रिएक्शंस जो है तभी याद हो पाएगा। आप उसके बाद कॉपर का पढ़ेंगे। लीचिंग एक तो केमिकल प्रोसेस है कंसंट्रेट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइज करते हैं उसके कंसंट्रेट मतलब उसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। वो इम्प्योरिटीज क्या, जो एल्युमिनियम में इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं वो NaOH में डिसॉल्व करा के और उनको फिर से
NaOH को फिर वहां से सेपरेट, मतलब फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसको वहां से ऑक्साइड फॉर्म में रिमूव किया जाता है। यानी एल्यूमिना जो होता है Al2O3 वो प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट ओर से हम लोग लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं।